Good morning, my dear students. In the last class, we have been discussing features of Indian economy on the eve of independence. Right? So we have started the topic, and few points have been already discussed, in which we have discussed that on the eve of independence, Indian economy was underdeveloped economy, and there was huge pressure of population. There was stagnation in our economy, and per capita income was almost same. There was no, we may say, any growth in the per capita income of the economy. So it was just stagnant, right? So illiteracy level was very low. So the quality of population was very poor at the time of independence, right? So we are continuing with the same topic. We have already discussed the 7 points. 8th point is capital deficiency. Capital deficiency is what? That there was deficiency, कमी थी कैपिटल की. जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, वो इक्विपमेंट जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन कर सकें, राइट. सो दिस इज कैपिटल डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज अनदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In case of physical capital, its total stock is not adequate, and for equipping well to the entire labor force and full utilization of natural resources. जो हमारे इक्विपमेंट थे वो हमारे पास इतने नहीं थे जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे. हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा थी, लेबर फोर्स हमारे पास थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, बट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे हम प्रोडक्शन कर सके. सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल वाज फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. मतलब जो कैपिटल थी, ह्यूमन कैपिटल थी हमारे पास, बट जो उनकी क्वालिटी वाइज थी दैट वाज वेरी पुअर. क्योंकि हमारी जो मैन पावर थी वो इलिटरेट थी, राइट. सो द मेजर रीज़न ऑफ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट नहीं करा हमारे प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर को. There was low propensity to and capacity to save. कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, और सेविंग के लिए इनकम होनी ज़रूरी होती है ना. ये सर्कल चलता है. तो लोगों की इनकम लेवल बहुत कम था. इनकम लेवल कम था, जितनी लोग कमा रहे थे, मतलब जितनी किसी की इनकम थी ऑलमोस्ट सारा का सारा वो कंज्यूम कर रहे थे. तो सेविंग्स नहीं थी. जब तक सेविंग्स नहीं होएगी तो कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. सो देयर वाज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. वहाँ पे जब कैपिटल डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आम पब्लिक के लिए. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट टैक्स में से पैसा कमाएगी. सो जब भी इकोनॉमी को डेवलप करना होता है तो गवर्नमेंट को हायर रेट ऑफ टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इवन 35% 50% तक का भी टैक्स इम्पोज करा था. नेक्स्ट फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का था दैट वाज फेमिनास. In the pre-British period, famines had been occurring. These famines showed an unbridled increase in the 18th and 19th century. Between 1765 to 1858, the country experienced 10 famines and 4 scarcities. Similarly, between 1860 to 1908, 20 famines spread their wings. Famines क्या होता है? जो सूखा पड़ जाता है. जब मतलब मेजर इतना ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं होगी. अगर प्रोडक्शन नहीं होएगी तो लोगों को में हाहाकार मच जाता है. खाने पीने की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल पाती. तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जब फेमिनाज इंडिया में आया. 1765 से लेके 1858 तक इंडियन इकोनॉमी ने 12 मेजर फेमिनाज को एक्सपीरियंस करा, जिसमें इतनी ज़्यादा फूड स्कैर्सिटी हो चुकी थी कि लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था. क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो सूखा पड़ गया तो प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और हमारे जो लोग थे वो भूख से मर रहे थे. सो इन 1943 बंगाल फेमिना shook the foundation of the country, and William Digby estimated that during 1854 to 1901 28.8 million people died due to the famines. In the famine of 1899
to 1900 2.5 million peoples were died due to the starvation. मतलब कम से कम 2.5 मिलियन जो पीपल थे वो भूख से मरे हैं 1899 से लेकर 1900 तक. नेक्स्ट फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का था दैट वाज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. हमारी जो इकोनॉमी थी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इट वाज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड. रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी थी वो बेसिक रॉ मटेरियल तैयार कर रहा था. ठीक है. कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रमोट ही नहीं करा कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री लग सके, जिस वजह से हम इंडस्ट्रियली बहुत बैकवर्ड हो चुके थे. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर वाज डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो हैवी व्हीकल्स बना सके. अमंग हैवी इंडस्ट्रीज देयर वाज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. दैट वाज द ओनली इंडस्ट्री एट दैट टाइम. So the production of machines in the country was negligible and statistics reveal that in 1947 total production of iron and steel was 9 lakh tons only. देखो all over India ये production कर रहे थे. Next is low level of living. India has been and even today is one among the poorest country of the world. Burma, few rich, then the common masses forced to lead a miserable life. And almost half of the country's population was below the poverty line. So जब इंडिपेंडेंस हुई है तो हमारा जो लेवल ऑफ लिविंग था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, दैट वाज वेरी पुअर. क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल पर हेड ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी small, very measured, and the quality was invariably different. So nutritional content of consumption was grossly inadequate, and hunger, starvation, and disease were fairly widespread during that time in the Indian economy. So quality of population was very low. Next is the lack of social overhead capital. Social overhead capital क्या होती है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है तब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है. तब देखो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें चाहिए जो उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास इतनी डेवलप्ड कंडीशन में नहीं थी. Social overhead capital comprises of such industries which help in the growth of other industries. Social overhead capital or infrastructure, as it is now called, such industries like railways and other means of transport, electricity and other sources of energies, communication, banking, etc. So unfortunately, not much attention was paid to this during the British rule, and consequently, the development of industries in India remained slow and tardy. Next feature was widespread unemployment. So unemployment in India is a direct outcome of the rapidly increasing population. Population बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे. सो मोर पीपल नीड मोर जॉब्स बट द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कुड नॉट एकोमोडेट दैम. सिचुएशन ये थी कि हमारी इकोनॉमी इतने लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी. सो दिस नेचुरली लेड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम्स एन ऑल राउंड प्रॉब्लम इन द कंट्री. So next feature of the Indian economy at the time of independence was income disparities. The gap between wealth and poverty is exceedingly wide in India. बहुत वेरिएशन सी, मतलब अमीर इनकम डिस्पैरिटी का मतलब है अमीर गरीब में जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है. एक साइड पे इतने अमीर, इतने रिच पीपल हैं और दूसरी साइड पे पुअर टू पुअर पीपल बैठे हैं. So a handful of rich persons get a relatively large share of the total income, while the large mass of poor population get a very relatively small portion of it. So अभी भी हमारा ऐसा हो रहा है कि हमारा जो गरीब है उसको हमारी टोटल इनकम का बहुत कम पार्ट मिलता है, बट जो रिच है उसको हमारी टोटल इनकम का बहुत हायर प्रपोर्शन मिलता है. So inequality of income distribution are to be observed both in the rural and urban sectors of the economy. So inequalities of income are to be seen in the form of unequal distribution of land in the agriculture sector and concentration of economic power in non-agriculture sectors. राइट. सो अभी भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है
कि पुअर एंड रिच के बीच में जो गैप है, हैव एंड हैव नॉट का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है. Next feature was absence of enterprise and initiative. In India, enterprise and initiative are inhibited by the social system which denies the opportunities for the creative faculties. The force of custom, the rigidity of status, absence of intellectual curiosity, and distrust of new ideas combine to create an atmosphere inimical to enterprise, experimentation, and innovation. एक एंटरप्राइज़ के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हमारे कस्टम है उनका फोर्स, जो स्टेटस के लिए रिजिडिटी है, और कोई भी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ना हो, डिस्ट्रस्ट ना हो न्यू आइडियाज़ के लिए. जब ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, इनोवेशंस कर सकता है. ठीक है, जब एक एंटरप्राइज़ के ऊपर कस्टम्स का फोर्स हो, कस्टम्स होते हैं जो हमारे रूल्स हैं, जो एक हमारी सोशल सर्कल के रूल्स बने हैं. अगर कस्टम्स हैं हमारे सिद्धांत हैं, ठीक है, सो कॉल्ड जो कस्टम्स है, जब हम एक एंटरप्रेन्योर को फोर्स करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम आती है. तो एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको इनिशिएटिव लेना पड़ता है. ठीक है, तो जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे हमारा जो एंटरप्रेन्योर थे उनमें इनिशिएटिव की कमी थी, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत सारे अपने कस्टमरी जो चीज़ों में फंसे हुए थे और हम उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे. सो वट एवर लिटिल एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट टेंड टू बिकम मोनोपलिस्टिक एंड क्वासी मोनोपलिस्टिक. जितने भी वहाँ उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप थी वो किस तरह की थी, वो मोनोपली थी. मतलब कुछ लोग थे, कुछ कह लो कि फैमिलीज थी जो हमारी ऑल ओवर इकोनॉमी को रूल आउट कर रही थी. जैसे हम बात कर लें कि टाटाज हैं या बिरलाज हैं या फिर अंबानीज़ हैं, ये कुछ फैमिलीज थी जिनकी मोनोपली थी हमारी ऑल ओवर इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में. एक कॉमन जो मैन था, ही वॉज नॉट रेडी टू टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर जो इंटरनेशनल वैल्यू रखता हो. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब हमारी इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस हुई है. सो दीज आर दी ऑल फीचर्स. एग्जामिनेशन पॉइंट टू व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. होप आपको ये टॉपिक की क्लैरिटी हो गई है. थैंक यू सो मच.